हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे सब लोग बढ़िया से होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम की। आज हम लोग एक सामाजिक विज्ञान का जो प्री बोर्ड का पेपर है, इसके क्वेश्चन हम लोग जो आपके एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्री बोर्ड 2025 का सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का पेपर है। 825 इसका कोड है BAS, ठीक ना। तो इसमें आपको यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है इसको हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे MCQ, और आपको बाकी क्वेश्चन भी दिखा देंगे। आप लोग अपनी तैयारी उसी अनुसार करते रहो। जो भी यहाँ पे आपको समझ में आए कि आपको अभी नहीं आ रहा है, आपको दिमाग में आ रहा है कि अभी इसको हमको तैयार करना, तो उसको आप लोग तैयार कर डालो। आपके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन इसमें दिए गए आपको पता है क्या दिए गए, इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सारे, कि आपको उसको पढ़ना है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करना है, कितने क्वेश्चन हैं, सब आपको यहाँ पे बताया गया है। ये उसका इंग्लिश वर्जन दिया गया है नीचे। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। 1789 AD। ओके, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन था? आपको पता है जर्मनी का एकीकरण का जो जनक था कौन था? बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क, यानी सी पार्ट इसका राइट है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आप सबको पता होगा, जमशेदपुर में पहला लौह संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ पे? जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोगों को पता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। जो वर्ल्ड बैंक है वो कब स्टेब्लिश हुआ था? 1944 में। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? आपको पता होगा 1929 ईस्वी में विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी, ठीक है ना। कार्नला किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित? कार्नला ब्रिटेन से संबंधित। किससे? ब्रिटेन से, ठीक ना। कह रहा है हिंदी है। देखना क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। इसमें गलती क्या करोगे आप लोग? हिंदी है राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा। अब देखना कुछ दिमाग में आएगा, राज्य भाषा राष्ट्रभाषा तो है नहीं हिंदी हमारी, और ये कि राजभाषा है, इस दोनों में कन्फ्यूजन होगी। तो जो हिंदी आपकी है इसे बोलते हैं राजभाषा। क्या है ये? राजभाषा। राजभाषा मतलब जो केंद्र सरकार से भाषा यूज करती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? राजभाषा। अभी अगर हम लोग राज्य में यूज करें उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आपका राजभाषा, ठीक ना। राज मतलब कोई अगर आपका स्टेट उसको भाषा को यूज कर रहा है, तो स्टेट में मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, आपको पता होगा, ठीक ना। और तो अब यहाँ पे इसको बोलते हैं राजभाषा। इसका अंग्रेजी वर्जन क्या हो जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, तो जो भारत सरकार भी उसमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? हिंदी होती है, तो इसे बोलते हैं राजभाषा। ये वाला रहेगा राज। देखो जो ये राज्य से स्टेट लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ इंग्लिश वर्जन से क्लियर हो जाएगा। बी क्या है? नेशनल लैंग्वेज है। जो राष्ट्रभाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज है। सी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। और डी क्या है? रीजनल लैंग्वेज है। क्षेत्रीय भाषा तो है नहीं। कैसी हमारी भाषा? ये राजभाषा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है आपका कि जनसंघ की स्थापना हुई थी। तो जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 ऑप्शन दिया है, 1972, 2014, 1990। तो आपको पता होना चाहिए जनसंघ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? आपका 1951 में ये आपका जनसंघ की स्थापना हुई थी। इसको क्वेश्चन नंबर 9 का निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है जनमत, दूसरा दिया है राजनीतिक दल, तीसरा दिया है उत्तरदायी शासन, चौथा दिया है बहुसंख्यकों का शासन। किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं? ये ध्यान देना क्या है? नहीं है। तो नहीं, जनमत का तो होता है, जो जनमत हम लोग करते हैं अपना पब्लिक जो ओपिनियन होती है, ये तो क्या होता है? लोकतंत्र में इसका होता है। अब कह रहा है राजनीतिक दल का, इसका भी होता है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में है ही आपके। उत्तरदायी शासन, आपको अकाउंटेबिलिटी तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट्स का होगा ही ना, तो अकाउंटेबिलिटी भी होता है। तो बहुसंख्यकों का शासन, ये रूल ऑफ मेजोरिटी, मतलब अगर बहुत सारे मेजोरिटी का रूल होता है तो ये उत्तरदायी लोकतंत्र में नहीं होता। कह रहा किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां।
एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपका क्या बोल रहा है? इसको इधर करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है? भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में, विधानसभाओं में, राज्यसभा में, स्थानीय संस्थाओं में। अब आप ये बताओ, जो आपका महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था ना ही लोकसभा में आपके है, ना ही विधानसभा में है, और ना ही राज्यसभा में है, लेकिन कहाँ होता है? स्थानीय संस्थाओं में होता है। जैसे जो स्थानीय आपके संस्था चुनाव होते हैं उसमें होता है। जैसे आप बोल सकते हो ये नगर पंचायत के जो चुनाव है, पंचायत के जो चुनाव है, इसमें महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षण की व्यवस्था है भारत के संविधान में। तो आप क्या बोल सकते हो? जो लोकल बॉडीज हैं इसमें इसकी व्यवस्था है। ना ही आपका राज्यसभा में है, ना ही आपकी असेंबली में है, ना ही आपके लोकसभा में। कहाँ पे है? लोकल बॉडीज में है, यानी स्थानीय संस्थाओं में क्या है? आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? रोजगार, आर्थिक विकास, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता। तो देखो, रोजगार भी चाहिए अगर आपको आर्थिक विकास करना है, उपभोग में वृद्धि भी होनी चाहिए, जो ग्रोथ इन कंजप्शन उसमें होना चाहिए, क्योंकि कंजप्शन अगर आपका बढ़ेगी तभी तो होगा ना। स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, यानी सी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, यानी इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगर आर्थिक विकास का लक्ष्य हमको रखना है तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? उसमें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बोल रहा क्या है? तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय है। तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय, देखो पशुपालन दिया है, बैंकिंग दिया है, कार के कलपुर्जे का निर्माण दिया है, कपास बुनना दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैंकिंग हो जाएगा। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। पशुपालन किस क्षेत्र का है? ये आपका प्रथम क्षेत्र का है। और जो आपके काल के कलपुर्जे का निर्माण है, कपास बुनना है, क्या है? द्वितीयक है। क्या है? द्वितीयक है। ये सब क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए पार्ट। बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय माना जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? देखो, अनौपचारिक साख, अगर आपको कोई थोड़ा सा वर्ड हिंदी वाला समझ में ना आए तो आप इंग्लिश जरूर पढ़ लेना उसका। इसमें कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स इनफॉर्मल क्रेडिट्स। इनफॉर्मल के साख मतलब क्रेडिट्स, जो अगर कोई आप लोग किसी से ऐसे इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक रूप से किसी से पैसे लेते हो उधार या कुछ ले लेते हो वस्तुएं, उसको कौन देखता है? आरबीआई देखता है। आरबीआई के पास इतना समय तो थोड़े है कि आपके यहाँ पे मित्र कोई रिश्तेदार कोई आपको पैसे दे दिए उसकी जानकारी रखे, ना आरबीआई रखता है, ना ही वित्त मंत्री रखता है, ना ही कर्जदार भी नहीं होगा इसमें। कर्जदार भी उसको नियंत्रित नहीं करता है, क्योंकि मतलब जानकारी अगर आप दिमाग में होगा, जो लेता वो भी रखता है, जो देता वो भी रखता है। तो यहाँ पे कर्जदार भी नाम नहीं दिया जा सकता। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। जो आपके अनौपचारिक रूप से जो भी हम लेन देन करते हैं, जो आप जैसे हम अपने किसी मित्र से, किसी अपने रिलेशन में रिश्तेदार से ले लिए, ठीक ना, वो सबकी जो नियंत्रित कौन करता है? इसमें से कोई नहीं करता, ठीक है ना। अब ये जो औपचारिक होता, अनौपचारिक नहीं ना, औपचारिक होता, उसको आरबीआई या वित्त आरबीआई उसको देखता है। जो औपचारिक रूप से हम लोग लेन देन करते हैं बैंकों में, वो कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन इसमें अनौपचारिक वर्ड दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं करता। निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो आयात कर दिया गया है, घरेलू व्यापार के संरक्षण दिए गए हैं, अवरोधक है, देखना अवरोधक ए और बी दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। देखो, आयात कर भी क्या है? उसमें अवरोधक है। अगर आप आयात कैसे, अभी आप ट्रम्प साहब ने देखो क्या लगाई है? टैरिफ लगाई है ना। तो अगर टैरिफ बढ़ेगा, यानी आपको उस पर आयात पे कर बढ़ेगा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा उसमें क्या होगा? अवरोध होगा। और घरेलू व्यापार को संरक्षण अगर दिया जाएगा, जो आपके घरेलू उद्योग हैं उसमें अगर आपको संरक्षण हो जाएगा, तब भी क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवरोध उत्पन्न होगा। यानी ए और बी दोनों पार्टी से क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 15 बोला है इसमें, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। उपभोक्ता, ऐसे आप जो सामान लेने जाते हो, शोषण मतलब आपका शोषण का एक रूप क्या हो सकता है? मिलावटी वस्तु, अगर मिलावटी वस्तु दे रहा है ये भी हो जाएगा।
अनुचित कीमत लेना, मतलब कीमत कुछ और है और ज़्यादा कीमत आपसे ले रहा, वो भी अब क्या है, एक शोषण करना ही है उसका। और कम वजन तौलना, अगर आप वजन भी कम तौल रहा है जो आपका दुकानदार है, तो भी क्या कर रहा है, एक शोषण भी कर रहा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। डी पार्ट क्या हो जाएगा सही, इनमें से सभी क्या है, एक शोषण का एक रूप है। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, ब्लैक सॉइल हो गया आपका, मरुस्थली मृदा हो गया, डेजर्ट सॉइल आपका हो गया, लेटेराइट मृदा से यानी आपका लेटेराइट सॉइल हो गया, और आपका जलोढ़ मृदा से बोला है तो एलुवियल सॉइल हो गया। इसमें से कौन है जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है, आप यहाँ पे ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो आपकी मिट्टी लाती है बहा के, कौन सी मिट्टी लाती है, वो जलोढ़ मृदा, कौन मृदा लाती हैं, जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, एलुवियल सॉइल आती है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है या आपकी गंगा नदी है, ये उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी लाती है वहाँ के, जलोढ़ मृदा। तो सब जो बना है कहाँ से बना है, जलोढ़ मृदा से बना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है इसका। सभी जगह यूपी में जितने भी आपके प्री बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, सभी क्वेश्चन सभी जगह यही पेपर आपका आ रहा है। निम्नलिखित में कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है, कारण नहीं है। कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, अगर कृषि का क्षेत्रफल वृद्धि होगा ये तो कारण होगा, कृषि का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो वन काट के बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो ये तो एक कारण है। वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, ये भी एक कारण है। खनन क्रियाओं में वृद्धि, खनन करोगे तब भी ये भी क्या है, एक कारण है। आरक्षित वनों का विस्तार, अगर वनों का विस्तार ही कर रहे हो तो वन संसाधन, ये जो वन संसाधनों के सिकुड़ने के कारण है ये नहीं है, यहाँ तो वन क्या है, वन का विस्तार ही हो रहा है, तो ये आपका संसाधनों के सिकुड़ने के कारण नहीं है। कौन है, ए, सी और बी है, लेकिन कौन नहीं है, डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। तो रोपण फसल जिसे बोलते हैं लोग बागवानी फसल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बागवानी फसल। कौन सा उदाहरण नहीं है, देखो गन्ना बागवानी फसल का उदाहरण है, केला भी है बागवानी, ठीक है ना, और काफ़ी भी है। लेकिन धान क्या होता है, देखो पूरे भारत में पर्याप्त मात्रा में धान क्या हो जाता है, धान की बुआई होती है, तो जो धान है ये क्या है, रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। बाकी केला, गन्ना, काफ़ी सब क्या है, रोपण फसल या बागवानी फसल के क्या है, उदाहरण है। लेकिन जो आपका धान है ये रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन खनिज उद्योग है। चीनी उद्योग, ये तो खनिज उद्योग नहीं है। पेट्रो रसायन उद्योग, आपको जानते हो जो पेट्रोलियम होता है वो भी क्या होता है, खनिज होता है कि नहीं होता है, आपको फिजिक्स में या मतलब विज्ञान में बताया गया होगा, पेट्रोलियम क्या होता है, खनिज होता है। तो पेट्रो रसायन यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है ये कैसे हैं, आपके खनिज उद्योग कहलाते हैं। तो ना चीनी उद्योग नहीं होगा, कौन होगा, सिर्फ बी वाला पार्ट, पेट्रो रसायन उद्योग। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, आप सभी लोग पता होगा स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है वो क्या है, आपका डेवलपिंग नेशनल हाईवे, महाराजमार्ग विकास से है। जो राजमार्ग नेशनल हाईवे बनाने के लिए क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का किसी शासनकाल में आई थी, आपको पता होगा। ये आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन, अभी आप लोगों ने उनकी जयंती मनाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम योजना लाई थी। और क्या था, महाराजमार्ग विकास से, यानी आपका डेवलपिंग नेशनल हाईवे, ठीक है, ये आपका हो गया। ये सारे क्वेश्चन इसमें हो गए हैं विकल्प वाले। अब जो आपके बाकी क्वेश्चन है आप लोग देख लो। कह रहा भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख करना है आपको। आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख कारण करो, कब आई थी, 1929 में आए थे, आप सबको पता है। भारतीय राजनीति व्यवस्थाओं में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 लाभ बताना है आपको। अयस्क क्या होते हैं, ये आपको अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री तो वहाँ भी पता होगा अयस्क क्या होते हैं। भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियाँ कौन सी हैं। सूचना का अधिकार, ठीक ना, व्हाट आर द, और यह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है, या अथवा इसमें करना था। भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन करना है, 4 नंबर में भी था। व्हाट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये तो आपका क्या सूचना का अधिकार हो गया।
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 150 शब्दों में लिखने थे आपको। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है, यानी व्याख्या करनी है। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। यहाँ पे भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, या आप किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है, ये भी 6 नंबर में था। 150 वर्ड में इसको भी क्या करना था, आपको लिखना था इसके आंसर। अगला कह रहा है अर्थव्यवस्थाओं के 3 क्षेत्र कौन से हैं। भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए, 6 नंबर में आपका था। अथवा अनौपचारिक शाख क्या है, भारत में शाख विस्तार में अनौपचारिक शाख की आवश्यकता एवं चुनौतियों को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। 8वां कह रहा है भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। वन और वन्य जीवों का, ठीक है ना। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के बारे प्रकारों का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, जो भी 3 कृषि पढ़े हो आप लोग। ये आपका यहाँ तक हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, 9 है, 9 के ए 9 के बी, जो आपके मानचित्र में फिल करने थे। बाई चांस इसमें अभी नहीं दिख रहा है, बाकी 2 क्वेश्चन और हैं जो मानचित्र में फिल करने हैं, उसमें आपको देख लेना। बाकी ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन एक बार आप लोग क्या करना, सॉल्व कर लेना। इससे आपका क्या हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, ठीक है ना। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।